तो चलिए दोस्तों, इसमें आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम जो है किस देश के साथ साझा करता है। भारत अपनी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल के साथ। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, सबसे कम अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है भारत, यह अफगानिस्तान के साथ करता है। अफगानिस्तान के साथ टोटल जो है 106 किलोमीटर सीमा साझा की जाती है भारत से। ठीक, तो ऑप्शन हमारा सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं? 26 हैं, 27 हैं, 28 हैं या फिर 29 हैं? तो भारत में जो वर्तमान समय में राज्य हैं दोस्तों, यह टोटल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 प्रदेश हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे जो है संबंधित कला शैली को दर्शाती है? पंजाब मोहिनीअट्टम है उसका कला शैली? नहीं, गलत है। उत्तर प्रदेश कथक, जी बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश का कथक। तमिलनाडु का ओडिसी है, बिल्कुल गलत है। असम की बात करें तो कथकली, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश के साथ कथकली सही है। अगर बात करें मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम जो है आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। अगर उड़ीसी की बात करें, यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगर यहाँ बात करें कथकली की, तो कथकली आपका जो होता है यह भी केरल राज्य में ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन हमसे पूछा गया था कि कौन सही सुमेलित किया गया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा कि उत्तर प्रदेश जो है कथकली से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? वीर चक्र है, परम विशिष्ट सेवा पदक है, कीर्ति चक्र है, परमवीर चक्र है। तो भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है दोस्तों, यह परमवीर चक्र है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वतीय दिवस है किस तारीख को मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 13 जनवरी को, 14 नवंबर को या फिर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वतीय दिवस मनाया जाता है यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन पहला हमारा सही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? तो पहली बार जो है 2003 में मनाया गया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया है? तो 2003 में मनाया गया है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई है? पूछा गया है कि सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1985 में, 1975 में या फिर 1969 में या फिर 1990 में की गई थी? तो सार्क की बात की जा रही है, सार्क संगठन की। इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी इलाका जो है हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? इनमें से जो कौन पहाड़ी स्टेशन है, हिल स्टेशन है, वह उत्तराखंड में नहीं है? नैनीताल, मसूरी, चकराता या फिर दरिंगबाड़ी। तो इनमें से कौन उत्तराखंड में नहीं है दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा आपका दरिंगबाड़ी यह है। दरिंगबाड़ी जो है यह उत्तराखंड में नहीं है। दरिंगबाड़ी जो हिल स्टेशन है यह उड़ीसा राज्य में है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में कौन सा है? दरिंगबाड़ी है। ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा कि बाकी जो नैनीताल, मसूरी, चकराता यह उत्तराखंड से संबंधित है। बाकी हमारा जो दरिंगबाड़ी है यह उड़ीसा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल जो है किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? सुनील छेत्री की है, मेजर ध्यानचंद्र की, बलबीर सिंह की है या फिर रूप सिंह की है? पूछा गया कि गोल दोस्तों यह मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा है दोस्तों। इनकी है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 9वां प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी है? पूछा गया है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? तो लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आपकी उम्र जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर वहीं बात किया जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा में आपकी उम्र जो है कम से कम आपकी होनी चाहिए 30 वर्ष। ठीक, लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में 25 वर्ष, राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में जो है आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है?
मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था? नहीं। दूसरा ऑप्शन है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी शामिल हो उसे कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारा ऑप्शन जो होगा बी वाला बिल्कुल सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? जहां जो है सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी शामिल हो उसे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, 11 नंबर का प्रश्न आपके सामने। कह रहा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया है? हरित क्रांति का जो है सर्वाधिक प्रभाव किस फसल में देखा गया है? गेहूं में, चावल में, दाल में, तिलहन में। तो जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है यह देखा गया आपके गेहूं की फसल में। किसमें? गेहूं की फसल में। अगर बात करें हरित क्रांति जो है प्रारंभ कभी की गई थी? तो हरित क्रांति जो है 1960 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1960 में हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर का पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1939 में, 1949 में, 1959 में या 1969 में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो है आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों यह किया गया था आपके 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में किया गया था। अगर पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर आपका वर्तमान समय में मुंबई है। कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कई लोग लगाते हैं कोयला से, तो यह गलत होता है दोस्तों। काली क्रांति जो है आपकी कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है, योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को, 5 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2015, 31 जनवरी 2015 को। तो जो है योजना आयोग के बदले में नीति आयोग का जो गठन किया गया था यह आपका किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो इसके अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है इसमें 15 नंबर का पूछा जा रहा है कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? कैंडेला है या फिर एंगस्ट्राम है, डाइन है या फिर फैराडे है? तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए एंगस्ट्राम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो टीवी का रिमोट होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह आपका जो कार्य करता है दोस्तों इंफ्रारेड तरंगे के, किस पे? इंफ्रारेड तरंगे के जो है सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें पूछा जा रहा है कि विटामिन ए को किसके नाम से भी जाना जाता है? विटामिन ए को किस और नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए को जो है दोस्तों रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा होगा, विटामिन ए को जो है रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। पूछा जा रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हथेली पर रखने पर लगने लगी? कह रहा कि कौन सी धातु है हथेली पर रखने पर है गलने लगी है दोस्तों, कि किस धातु को जो हथेली पर रखेंगे तो गलने लगती है। तो यह कौन सी धातु गलने लगती है? यह गलने लगती है आपकी गैलियम। गैलियम को अगर आप हथेली पर रखेंगे तो वह गल जाती है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है आपका किस देश से लिया गया है? सोवियत संघ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात की जा रही है दोस्तों, तो मौलिक अधिकार जो है आपका लिया गया है यूएसए के संविधान से। किसे? यूएसए के संविधान से। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में की गई है? तो मौलिक अधिकार की जो चर्चा की गई है दोस्तों यह भाग संख्या 3 में की गई है। किसमें? भाग 3 में की गई है। अगर बात करें अनुच्छेद की तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो मौलिक कर्तव्य के लिए जो अनुच्छेद बताए गए हैं यह आपके 12 से 35 तक इसके अनुच्छेद हैं, 12 से 35 तक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की बात किया जा रहा है तो इसमें पूछा गया है कि 21 नंबर का प्रश्न है
कि कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस संविधान से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, आयरिश संविधान से, फ्रांसीसी संविधान से। तो पूछा गया है डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी किस संविधान से लिया गया है दोस्तों? तो यह आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक, आयरिश संविधान अर्थात आयरलैंड से लिया गया है। बात किया जाए इसका किस भाग में चर्चा की गई है, तो डीपीएसपी की भाग 4 में चर्चा की गई है। और इसके अनुच्छेद की बात किया जाए तो जो है 12 से 35 तक आपका मूल अधिकार था। उसके बाद डीपीएसपी शुरू होता है भाग 4 में, और इसके अनुच्छेद जो दिए गए हैं 36 से 51 तक हैं। कहाँ से? 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के लिए अनुच्छेद बताए गए हैं। और यह जो है आपके आयरिश संविधान से लिया गया है, जिसे आयरलैंड कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत का जो है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 23 जून को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को। बात है दोस्तों 26 जो आपका संविधान दिवस मनाया जाता है, जिस दिन संविधान दिवस बनकर तैयार हुआ था उसी दिन से आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आपका जो संविधान है यह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था, तो कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह आपके 18 दिन में तैयार हुआ था आपका भारत का संविधान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 23 नंबर का। तो 23 नंबर का प्रश्न इसमें है। 23 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा, कह रहा कि बिल मुद्रा है या अथवा नहीं है। किसको निर्णय दिया गया, किसको अधिकार दिया गया कि वह बताए कि यह जो है बिल मुद्रा है या फिर नहीं है। लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या फिर वित्त मंत्री को। तो बताया गया है, यह जो बताया गया लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं यह निर्णय करते हैं कि यह बिल जो है मुद्रा बिल है या फिर और अलग का बिल है। तो ठीक है, अगर किस अनुच्छेद की बात करें तो जो लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि बिल मुद्रा का निर्धारण करेंगे, तो यह दिया गया है आपके अनुच्छेद 110 में दिया गया है। यह अनुच्छेद 110 के तीसरे भाग में कहा गया है। अनुच्छेद 10 के तीसरे में कहा गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वह निर्णय लेंगे कि कौन सा बिल जो है मुद्रा बिल है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं 24 नंबर का। कह रहे भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। भारत में जो स्थापित किया गया था पहला उच्च न्यायालय कौन है? मद्रास है, बॉम्बे है, दिल्ली है या फिर कलकत्ता है। तो भारत में जो पहला उच्च न्यायालय बना था दोस्तों, यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है इसमें 25 नंबर का पूछा जा रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड के जो उस समय प्रधानमंत्री थे चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो यह 1942 में किया गया था। कब? 1942 में किया गया था। इसी आंदोलन में जो है महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। किस आंदोलन में दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें देख लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजिनी नायडू है, विजय लक्ष्मी पंडित है, एनी बेसेंट है, कादम्बिनी गांगुली है। तो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, यह एनी बेसेंट बनी थी। कौन है? एनी बेसेंट है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और सरोजिनी नायडू को कब क्लिक किया जाएगा आंसर की जब महिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी? तो बताइए इसको कमेंट करके। सरोजिनी नायडू को जो है हम कब उत्तर बताएंगे कि यह सरोजिनी नायडू कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ और कब से किया गया था। खिलाफत जो समिति का गठन किया गया था कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? मार्च 1919 में जो कि बॉम्बे में हुआ था, जून 1920 कलकत्ता में, या फिर मार्च 1919 कलकत्ता में, या फिर मई 1920 बॉम्बे में। तो खिलाफत आंदोलन का जो गठन हुआ था दोस्तों मार्च 1919 के बॉम्बे में हुआ था। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन पहला हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। जो मुजफ्फरपुर है, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1909 में, 1907 में या 1911 में किया गया था। तो बात की जा रही है बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। यह किया गया था आपके 1908 में किया गया था। 1908 में किंग्सफोर्ड को मारने की हत्या की गई थी। कौन किया था दोस्तों? कौन व्यक्ति थे? एक थे प्रफुल्ल चाकी। कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे। और एक थे खुदीराम बोस थे।
ठीक है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दो व्यक्ति हैं, इन्होंने जो है किंग्सफोर्ड की मारने की कोशिश किए थे, जिनकी दोस्तों बम तो फेंके लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति मर गया था उस समय, तो किंग्सफोर्ड नहीं मर पाया, जिसकी वजह से प्रफुल्ल चाकी जो है इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यह व्यक्ति आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दी गई थी। ठीक, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 29 नंबर का, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? हड़प्पा है, लोथल है, रोपड़ है, बनवाली है। पूछा गया है कि हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता में जो है एक बंदरगाह मिला है, कौन सा है? तो लोथल बंदरगाह, एक गोदीवाड़ा बंदरगाह यहाँ से मिला है, जो कि लोथल भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 30 नंबर का प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का प्रयोग का अर्थ क्या होता है? जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान होता है, विजेता होता है, जंजीर से मुक्त होता है, या फिर योग्य होता है? तो जैन के अनुसार जो बताया गया है कि जिन शब्द का अर्थ जो होता है यह विजेता होता है। क्या होता है? विजेता होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के शिलालेख जो मिले हैं उस पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, संस्कृत लिपि। तो लिखा गया है आपके अशोक के जो शिलालेख मिले हैं उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो जेम्स प्रिंसेस हैं। कौन? जेम्स प्रिंसेस जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है 32 नंबर का, कि किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया था? कौन मुगल जो है शहजादा था 1657 में उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया था? यह किया था आपका दोस्तों दारा शिकोह था। दारा शिकोह जो है 1657 ईस्वी में जितने जो उपनिषद थे इनका फारसी में अनुवाद करवाया था। कौन था? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर का, पूछा जा रहा है, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में जो है पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? सूरत में, पांडिचेरी में, चंदन नागौर में, मसूलीपट्टनम में की गई थी। तो फ्रेंच फैक्ट्री की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह जो है पहली बार सूरत में स्थापित की गई थी। कहाँ? सूरत में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 34 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम की जो अवधि होती है क्या होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून कब शुरू होता है दोस्तों? मई से, मार्च से मई, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर से फरवरी, जून से सितंबर। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह जून से सितंबर में शुरुआत होती है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कि चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? जो चंदन की लकड़ी होती है वह किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सावाना वन में पाया जाता है? तो चंदन की लकड़ी की बात किया जा रहा है दोस्तों, तो यह पाया जाता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जो है वनों में पाए जाते हैं चंदन की लकड़ी। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 36 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? जो पश्चिमी घाट का पर्वत है और पूर्वी घाट का पर्वत कहाँ मिलते हैं दोनों? नीलगिरी की पहाड़ियों में, कार्डेमम की पहाड़ी में, पालनी की पहाड़ी में, अन्नामलाई की पहाड़ी में। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो दोनों पर्वतों का मिलन होता है यह होता है आपके नीलगिरी पहाड़ी में। नीलगिरी पहाड़ी में। और सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है दोस्तों? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। क्या है? दोदा बेटा है, दोदा बेटा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 37 नंबर का। इसमें पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जो सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है आपके भादरा में। कहाँ है? भादला में। भादला कहाँ है? यह राजस्थान में है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 38 नंबर का पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? कौन व्यक्ति थे 1935 का जो अधिनियम था इसे कहा था गुलामी का अधिकार पत्र? जवाहरलाल नेहरू कहे थे, एम जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहे थे। तो दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार बताने वाले थे, कहने वाले हैं, यह जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन पहला हमारा सही होगा कि गुलामी का अधिकार पत्र बताने वाले जवाहरलाल नेहरू हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है दोस्तों। इसकी लंबाई की बात किया जाए तो 25 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यांगत्से सिकियांग नदी है, चीन में बहती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो नील नदी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें देश दिया गया है, उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है। तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी रोम है। फिनलैंड की राजधानी की बात किया जाए तो हेलसिंकी है। कनाडा की बात करें तो कनाडा की क्या राजधानी है? ओटावा है। यूक्रेन कीव राजधानी है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। चलिए, पहले का दूसरा किस ऑप्शन में दिया गया है? केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है पहले का दूसरा। तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? किस देश की सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगती है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। नेपाल की सीमा है, ईरान की सीमा, म्यांमार या फिर बांग्लादेश की सीमा। तो किस देश के साथ भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यह ईरान के साथ सीमा साझा नहीं करता। बाकी नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश तीनों ऑप्शन जो है भारत से सीमा साझा करते हैं। आपका जो ईरान दिया गया है यह भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, ईरान जो है, ईरान इराक सीमा साझा करता है इराक के साथ, उसके साथ साथ और भी देश हैं। चलिए, इसमें दूसरा प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों यह आपका राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। पहले स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आपका आता है मध्य प्रदेश। अगर बात किया जाए दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर आपका आता है महाराष्ट्र आता है। ठीक, पहले स्थान पर आता है राजस्थान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है? इनमें कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। बिहू बिहार में मनाया जाता है, गलत बात है। बिहू जो है दोस्तों आपका असम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में। भांगड़ा की बात की जा रही तो भांगड़ा पंजाब में मनाया जाता है। लावड़ी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो दिया गया था बी वाला गलत है। बिहू जो है आपके असम राज्य में मनाया जाता है, बिहार में नहीं मनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, चौथा प्रश्न है कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्यिक कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, अशोक चक्र है या फिर व्यास सम्मान, गीता चोपड़ा पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्यिक पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो दिया जाता है यह दिया जाता है व्यास सम्मान पुरस्कार। क्या होता है? व्यास सम्मान पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो पांचवा प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को, 21 जून को या फिर 25 मई को, 25 जून को मनाया जाता है। सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 25 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्तों। छठवां प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है या फिर रोम में है? तो इसका मुख्यालय की बात की जाए दोस्तों, इसका मुख्यालय जो है रोम में है। रोम किस देश की राजधानी है? तो रोम जो है इटली की राजधानी है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो सातवां प्रश्न है। सातवां प्रश्न आपके सामने पूछा गया है दोस्तों। इसमें कह रहा है, कह रहा कि द मैन हु मेड एलिफेंट डांस प्रसिद्ध उद्यमी की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है दोस्तों? यह आत्मकथा है जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन की है। इसकी डॉक्टर वर्गीज कुरियन की है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आठवां प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। लोकसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 447, 545, 552 या 550 हो सकती है। तो जो निर्धारित की गई है सदस्यों की संख्या यह आपकी 550 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक, 550 से। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो नौवां प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण था, निजीकरण था, वैश्वीकरण या उपयुक्त सभी था? तो 1991 की बात की जा रही है दोस्तों, इसमें जो है उपयुक्त सभी को अपनाया गया था। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है?
हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया? गांव की सड़कों के सुधार को, बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीकी के उपयोग को। तो हरित क्रांति में जो शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, यह है गांव की सड़कों के सुधार को शामिल नहीं किया गया है हरित क्रांति से, इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए दोस्तों, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसी नीति को उदार बनाया था? लाइसेंसी नीति को उदार बनाया था, कब बनाया था? 1998 में, 2001 में, 1993 में, 1995 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंसी नीति को बनाया था दोस्तों 1993 में। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। वर्कला, चौवारा, चवक्कड़ और नतिक्का किस राज्य में समुद्री तट है दोस्तों? किस राज्य के समुद्री तट है? कर्नाटक के हैं, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, केरल के हैं। तो वर्कला की बात की जाए दोस्तों, यह केरल राज्य का तमिल जो है तटीय है, समुद्री तटीय क्षेत्र है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1954 में, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की जा रही है तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो गठन किया गया था, यह किया गया था 6 अगस्त 1952 को किया गया था। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर का आपके सामने पूछा गया है कि कह रहा है न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है न्यूटन का पहला नियम? घर्षण का नियम, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम? तो न्यूटन का पहला नियम जो है दोस्तों जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। किसके? जड़त्व के। सी वाला ऑप्शन सही होगा, जड़त्व का नियम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे जो है आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, लेमार्क को, डे ब्रिज को कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, यह कहा जाता है मेंडल को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस बीमारी में 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जो है डिमेंशिया, डायरिया और जो है डार्मेटाइटिस, जो 3 बीमारी के नाम से जाना जाता है, कौन है? स्कर्वी है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा को जो है 3 बीमारियों के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, और यह बीमारी जो है विटामिन B1 की कमी से होती है। पेलाग्रा जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों सूखी बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखी बर्फ भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न है धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा जो होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन क्या होगा? डी वाला हमारा सही होगा। धोने का सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद आपके बताता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार? अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 17 है? तो विधि के समक्ष समानता का जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 13 में जो है अल्पीकरण से संबंधित है, 15 में भेदभाव से लिए है और 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 20 नंबर का। क्वेश्चन 20 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 44 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से है। अनुच्छेद 44 की बात की जा रही तो अनुच्छेद 44 जो है आपका संबंधित है डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। अगर बात करें इसकी चर्चा किस भाग में की गई, तो भाग संख्या 4 में की गई है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो 36 से 51 तक जो है आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। यह किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर का। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे? तो संविधान सभा के पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे यह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे।
ठीक दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 की बात है। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस सूची में संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध जो है किस सूची में बताया गया? 7वीं में है, 8वीं में है, 6वीं में है, 9वीं में है। तो केंद्र राज्य का संबंध जो है दोस्तों यह बताया गया है 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि अधीनस्थ न्यायालयों का जो है पर्यवेक्षण कौन करता है। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? उच्चतम न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद करती है। तो अधीनस्थ न्यायालयों का जो पर्यवेक्षण करा जाता है दोस्तों यह किया जाता है आपके उच्च न्यायालय करती है। कौन है? उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और यह बात कही गई है अनुच्छेद 227 में कही गई है। इसमें अनुच्छेद 227 में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में या 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी आपकी 1939 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर का। इसमें पूछा गया है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि खाली स्थान दिया गया है के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौरी चौरा की घटना के बाद, या फिर गोलमेज सम्मेलन के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे चौरी चौरा घटना के बाद। ठीक, चौरी चौरा घटना के बाद जो है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चौरी चौरा घटना कब हुई थी दोस्तों? यह 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक, 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इसमें जो चौरी चौरा की घटना हुई थी इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जो है जिंदा जला दिया गया था। इसी के बाद जो है महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुआ था, सिविल नाफरमानी आंदोलन के बाद, या फिर स्वदेशी आंदोलन के बाद शुरुआत की गई थी। तो जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था दोस्तों यह असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए हमारा होगा असहयोग आंदोलन के बाद जो असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 27 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। कौन व्यक्ति यह कहे थे 1935 के अधिनियम को? एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू कहे थे, सी राजगोपालाचारी कहे थे, महात्मा गांधी जी कहे थे, या फिर यस सी बोस कहे थे, सुभाष चंद्र बोस कहे थे। तो कौन व्यक्ति कहे थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू कहे थे। कौन कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे थे कि जो 1935 का जो अधिनियम है यह तो एक कार है, ब्रेक तो है लेकिन इसमें इंजन नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। यह पूछा गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे? HSRA की स्थापना कौन व्यक्ति किए थे? सुभाष चंद्र बोस थे, रास बिहारी बोस द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा, सरदार भगत सिंह द्वारा। पूछा गया है कि HSRA की स्थापना जो किया गया था दोस्तों यह किया गया था आपके, तो इसका गठन किए थे सरदार भगत सिंह द्वारा किया गया था। जो HSRA की गठन किया गया था, गठित किया गया था, सरदार भगत सिंह द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? सरदार भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? सिद्धार्थ था, महेंद्र था, श्रीदत्त था, विशाल दत्त था। गौतम बुद्ध की पूछा गया दोस्तों, तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, वास्तविक नाम था, यह सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि आपका 30 नंबर का प्रश्न है। चलिए इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस वर्ष जो है कार्नवालिस कोड लागू किया गया था। कार्नवालिस कोड कब लागू किया गया था? 1793 में, 1857 में, 1723 में, 1805 में किया गया था। कार्नवालिस कोड जो लागू किया गया था यह किया गया था आपके दोस्तों
किया गया था आपके 1793 में किया गया था। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। इनमें से कौन सा स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। सुरतुगई है, कोटदीजी है, बालाकोट है, चनहूदड़ो है। तो इनमें से जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है वर्तमान समय में, यह जो है ऑप्शन ए हमारा सही होगा। जो सोरतुगई है, सोरतुगई, यह कहाँ है दोस्तों, यह अफगानिस्तान में है। कहाँ है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किस शिलालेख में यह बात कही गई है। सूर्य स्तंभ में कहा गया है, विजय स्तंभ में कहा गया, लौह स्तंभ में, इलाहाबाद के स्तंभ में। तो यह कहा गया है दोस्तों इलाहाबाद के स्तंभ में। नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त का कहा गया है इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1627 ईस्वी में हुआ था, और उन्होंने जो छत्रपति की उपाधि धारण की थी यह 1674 ईस्वी में की थी। ऑप्शन क्या होगा, डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। छत्रपति शिवाजी का जो राज्याभिषेक करवाया था वह बनारस का पंडित गंगा भट्ट द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बनारस के पंडित थे गंगा भट्ट द्वारा जो है शिवाजी अपना राज्याभिषेक करवाए थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है 34 नंबर का, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा होती है। अक्टूबर और नवंबर के दौरान वर्षा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में। यह होती है दोस्तों आपकी वर्षा जो होती है तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां सामान्य रूप से पाई जाती हैं। रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, यह पाई जाती हैं दोस्तों आपकी झाड़ी नुमा वनस्पतियां पाई जाती हैं रेगिस्तान के इलाकों में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की पूछा है दोस्तों, दक्षिण भारत की नर्मदा नदी है, गोदावरी नदी, महानदी या फिर कावेरी नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो पूछा जा रहा है यह है आपकी गोदावरी नदी। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है। पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है। बोमडिला जो है कहाँ है, बोमडिला हिमाचल प्रदेश में है, तो नहीं, बोमडिला हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो बोमडिला कहाँ से स्थित है, बोमडिला का जो संबंध है यह अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला की बात की जाए तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। लेपू लेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। यह युग्म जो है हमारा सही बताया गया था। सही हमसे पूछा गया था कि कौन सा युग्म जो है, कौन सा दर्रा जो है सही दर्शाया गया है, तो लेपू लेख दर्रा उत्तराखंड में है, यह हमारी बात सही कही गई। तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। बाकी रोहतांग दर्रा जो दिया गया है यह हिमाचल प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, इसमें पूछा गया है 38 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि किस भारतीय शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूछा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, गुवाहाटी को, कोयम्बटूर को, चेन्नई को, अहमदाबाद को। भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों यह अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, यह गुजरात में है दोस्तों। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तब आपका कोयम्बटूर होगा दोस्तों। दक्षिण भारत का अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो कोयम्बटूर को होगा। अगर वैसे ही पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो अहमदाबाद होगा, गुजरात में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा कि भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कौन है दोस्तों, पंतनगर है, बंगलौर है, कानपुर है, दिल्ली है। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली जो मानी जाती है दोस्तों यह पंतनगर है। कौन सी है, पंतनगर। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। और बात करें तो हरित क्रांति लाने में जो है पंतनगर विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान था, इसलिए जो है हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है पंतनगर को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर का, कह रहा निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। देश दिए गए हैं उनकी मुद्रा के साथ मिलान करना है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है, यूक्रेन की मुद्रा की बात की जा रही है तो यूक्रेन की मुद्रा जो है रिविनविया है। भूटान की मुद्रा की बात करें, भूटान की मुद्रा जो है नगुल ट्रम है। क्यूबा की बात करें, क्यूबा की मुद्रा जो है पेसो है। और रोमानिया की है रोमानिया ल्यू है। रोमानिया की मुद्रा जो है रोमानिया ल्यू है। चलिए अगले इसका क्या ऑप्शन होगा, पहले का तीसरा दूसरे का पहला। पहले का तीसरा दूसरे का पहला, केवल ऑप्शन पहले में दिया गया दोस्तों पहले का तीसरा, तो हमारा
पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान, भूटान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो पूर्व की बात की जा रही है, भारत के पूर्वी देश कौन कौन से हैं? म्यांमार और बांग्लादेश। भारत का जो पूर्वी देश की सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ पूर्वी सीमा साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के समवर्ती हैं? उत्तर प्रदेश जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ? तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है दोस्तों, 8 + 1 = 9। इसमें से 8 जो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश, टोटल 9 के साथ सीमा साझा करता है, जिनमें दोस्तों आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक आपका है दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो टोटल क्या हो जाएगा? ऑप्शन 9 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? इसमें पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा? हफीज़ा, रऊफ, धूमर, डांगी। तो इनमें से जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर आपका होगा डांगी जो है, यह जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गणित, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के या फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार जो नहीं दिया जाता है या गणित के क्षेत्र में आपको नहीं दिया जाता है, ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पांचवा पूछा जा रहा है। पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 14 मार्च को, 22 मार्च को या फिर 25 मार्च को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस की बात की जा रही है तो यह आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य इनमें से नहीं है, कौन सा देश? कंबोडिया है, चीन, लाओस, फिलीपींस। तो आसियान का देश नहीं है, इनमें से चीन जो है आसियान का देश नहीं है, ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोच्चि, पटना, मदुरई, प्रयागराज। तो पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है दोस्तों मदुरई। किसे? मदुरई आपके तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या फिर उपयुक्त में से सभी के द्वारा की जा सकती है। तो लोकसभा की जो बैठक समाप्त की जा सकती है दोस्तों, यह स्थगन के द्वारा भी की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा भी की जा सकती है, विघटन के द्वारा भी समाप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन सभी दिया गया है, ऑप्शन डी वाले में उपयुक्त सभी के द्वारा जो है लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था? भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला सही है कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है दोस्तों, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन में की वृद्धि से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता से है, या बी ऑप्शन सहकारी खेती से है, सी ऑप्शन है अंतर्वृष्टि वृद्धि से है, डी ऑप्शन है आपका ग्रामीण क्षेत्र के विकास से है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंतर्वृष्टि वृद्धि से है, ऑप्शन सी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर के इसमें पूछा जा रहा है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए गए हैं? भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये के नोट और करेंसी के सिक्के निर्गत किए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो 1 रुपये के नोट जो जारी किए जाते हैं, सिक्के जारी किए जाते हैं, यह वित्त मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने 12 नंबर का, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे, रघुराम राजन थे, चंद्रशेखर सुब्रमण्यन थे या फिर राजीव कुमार थे?
तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया थे। ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 13 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण क्या है? इस गोले का एक गति का उदाहरण जो होता है दोस्तों प्रक्षेप्य गति होता है। क्या होता है? प्रक्षेप्य गति। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 14 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कौन होती है? स्तनधारियों में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? यह होती है आपकी स्टेपिस। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है। ऑप्शन डी वाला हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न विटामिनों के उनके सही वैज्ञानिकों के नाम से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। विटामिन ए के वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ए के वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ए के जो वैज्ञानिक हैं रेटिनॉल है। ऑप्शन तीसरे के साथ जाएगा। विटामिन ई की बात करें दोस्तों, इसके वैज्ञानिक का नाम है टोकोफेराल। बी ऑप्शन का ई का ऑप्शन जो होगा बी के साथ जाएगा। बात किया जा रहा है विटामिन सी की, तो विटामिन सी के वैज्ञानिक का नाम है एस्कॉर्बिक। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और डी ऑप्शन दिया गया कि विटामिन डी का किसके साथ है वैज्ञानिक का नाम? तो विटामिन डी के वैज्ञानिक का नाम है कोलिकैल्सिफेरॉल है। कौन है? कोलिकैल्सिफेरॉल है। तो ऑप्शन क्या हो? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा। किस ऑप्शन में दिया गया? पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल पहले वाले में, तो पहला वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित होता है? गन मेटल जो है किस मिश्रित धातु से निर्मित है? कॉपर टिन जिंक से, कॉपर लेड सिल्वर से है, कॉपर जिंक लेड से है, कॉपर आयरन निकल से है। गन मेटल की बात की जा रही है तो गन मेटल आपका कॉपर टिन और जिंक से मिश्रित धातु से निर्मित किया जाता है। ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार आपके सामने 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि अतीसाबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? अतीसाबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है? सोडियम है, बेरियम है, सिलिकॉन है, पोटेशियम है। इसका सही आंसर जो होगा अतीसाबाजी में जो हरे रंग का प्रकाश दिखाई देता है यह बेरियम के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने से पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध बताता है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से है, केंद्र सरकार से है, राज्य सरकार से है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है? तो यह अनुच्छेद 24 जो है आपके मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार की बात की जाए तो भाग 3 में इसकी चर्चा की गई है। भाग 3 में अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से 35 तक, ठीक, 12 से 35 तक। और मूल अधिकार के संविधान से लिया गया है तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो 12 से जो पूछा गया है कि अनुच्छेद 24 किस में है, तो 12 से 35 के बीच में ही आता है, तो हमारा मूल अधिकार ऑप्शन ये वाला सही होगा। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A जो है उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। इसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 43A जो है किससे संबंधित है? राज्य सरकार से है, केंद्र सरकार से है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है, या फिर मूल अधिकार से है? तो बात की जा रही है अनुच्छेद 43A की। यह इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। तो इसकी बात करें तो भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। अब 43 जो है 36 से 51 के बीच में ही आता है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें डीपीएसपी किस संविधान से लिया गया है, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने 20 नंबर का पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इन ऑप्शनों में 95 है, 195, 295, 395 में। बात किया जा रहा है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो इसका आंसर जो होगा इनमें से 395 होगा, ठीक है, 395। अगर बात करें तो इसमें उस समय की भाग में कितने थे? भाग कितने थे? तो टोटल 22 भाग थे। अनुसूचियाँ की बात करें तो अनुसूचियाँ 8 थी। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं? तो वर्तमान समय में आपके 468 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 468 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ की बात किया जाए तो अनुसूचियाँ आपकी 12 हैं, और भाग की बात किया जाए तो 25 भाग हैं, ठीक। वर्तमान समय में इतने हैं दोस्तों। लेकिन हमसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो हमारा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी वाला सही होता है कि 395 अनुच्छेद हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने पूछा गया कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? लोक अदालतें जो हैं किसके अधीन बनाई गई हैं? कानूनी सुलह अधिनियम के तहत,
विधायक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत, न्याय अधिनियम का प्रशासन, या फिर पंचायत और सुलह अधिनियम के तहत बनाया गया है। पूछा गया है कि लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं। लोक अदालतें जो हैं दोस्तों यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत बनाई गई है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार जो है दोनों पर कानून बनाते हैं उल्लिखित है। जिस पर जो है केंद्र सरकार भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बनाती है, उसे क्या कहते हैं? संघ सूची में कहा जाता है, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची में रखा गया है। वह विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं उसे कहा जाता है समवर्ती सूची। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद किसका नारा था, कौन व्यक्ति दिए थे? आपके सामने ऑप्शन है JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस है, भगत सिंह है, BG तिलक है। तो जय हिंद का नारा देने वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों यह है सुभाष चंद्र बोस हैं। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, JB कृपलानी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो व्यक्ति थे यह थे आपके JB कृपलानी। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। कौन थे? JB कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर का, कह रहे कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया? महात्मा गांधी जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किए थे? सेवाग्राम आश्रम से, या फिर दांडी से, साबरमती आश्रम से, या फिर वर्धा से किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह शुरुआत हुआ था आपके दांडी से। ऑप्शन क्या होगा? बी वाला हमारा सही होगा। कब किया गया था? 1930 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों आपके सामने 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? प्रश्न है आपके सामने, किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, किस अधिनियम के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में हुआ था, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, या भारतीय संविधान अधिनियम 1950 के तहत। पूछा गया कि भारत के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? यह सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। ठीक, 1773 के तहत किया गया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया 27 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा देने वाले कौन व्यक्ति हैं? इनकलाब है, MK गांधी है, भगत सिंह है, या फिर SC बोस है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले जो व्यक्ति हैं यह भगत सिंह है। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। कौन है? भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? इनमें से कौन सा वेद जो है सबसे पुराना है? यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या फिर ऋग्वेद? तो इनमें से जो सबसे पुराना वेद है दोस्तों यह आपका ऋग्वेद है। कौन? ऋग्वेद। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? हड़प नीति अपनाने वाला कौन गवर्नर जनरल है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग है, या फिर लॉर्ड डलहौजी है। तो हड़प नीति अपनाने वाला जो गवर्नर जनरल है दोस्तों यह है, हड़प नीति को अपनाने वाला लॉर्ड डलहौजी है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी वाला होगा सही, लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति से संबंधित इसका। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 30 नंबर का प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा गया कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था? वर्तमान समय की बात की जा रही है, तो महावीर का जन्म जो हुआ था वर्तमान समय में किस राज्य में वह स्थल स्थित है? पंजाब में है, गुजरात में, बिहार में, महाराष्ट्र में हुआ था। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों यह वर्तमान समय में बिहार में स्थित हुआ स्थान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? आर्यभट्ट और कालिदास जो है किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? कुमारगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, या फिर स्कंदगुप्त के दरबार में रहते थे? बात किया जा रहा है आर्यभट्ट और कालिदास की। तो आर्यभट्ट और कालिदास जो रहते थे दरबार में गुप्त वंश के, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 32 नंबर का। 32 नंबर के प्रश्न में दोस्तों मिलान करना है। कुछ भवन दिए गए हैं, उनके निर्माण करता है, उस भवन का निर्माण करने वाले कौन व्यक्ति हैं उसके साथ हमको मिलान करना है। बात किया जा रहा है, पहला ऑप्शन है कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण करता कौन है?
तो सुल्तानगढ़ी का जो निर्माण किया था दोस्तों यह इल्तुतमिश किया था। ऑप्शन क्या होगा, तीसरे के साथ जाएगा। लाल महल की बात करें तो लाल महल को कौन बनवाया था, या बलबन ने बनवाया था। कह रहा कि जमात खाना मस्जिद की निर्माण कौन करवाया था, जमात खाना मस्जिद की निर्माण करवाने वाला है खिज्र खान। और 2.5 दिन नामक झोपड़ा जो बनवाया था, या कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। ऑप्शन क्या होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, 2 ऑप्शन में दिया गया है, ए सी में। और तीसरे की बात करें, तीसरे का पहला होगा, तो तीसरे का पहला दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है, हमारा बिल्कुल ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है 33 नंबर का, कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है। छत पर जो है जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, असम है। इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, छत पर जल संचयन करने वाले की शुरुआत किया है, यह तमिलनाडु है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 34 नंबर का, कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से क्यों ढकी है। प्रश्न है आपके सामने, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी है। ऑप्शन आपके सामने है, अधिक प्रकाश पड़ता है इसलिए, कम वर्षा होती है इसलिए, कम प्रकाश पड़ता है इसलिए, या फिर अधिक वर्षा होती है इसलिए। इसका सही आंसर होता है दोस्तों, अधिक वर्षा होती है इसलिए। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेन्यूब डेल्टा, या फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, यह गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। ये अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है। जम्मू को श्रीनगर जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चांगला दर्रा, আহিंगल दर्रा, या फिर लानकला दर्रा, बनिहाल दर्रा। तो जम्मू को श्रीनगर से जो जोड़ता है, यह आपका बनिहाल दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना। 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, कजाकिस्तान है, कनाडा, इजराइल, या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो पूछा जा रहा है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, यह कजाकिस्तान है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 38 नंबर का, इसमें पूछा गया कि हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, या फिर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से। डी ऑप्शन दिया गया है, भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो प्रकाशित होती है, यह भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 39 नंबर का, मिलान करना है। राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है। असम की राजधानी क्या है दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। तो ऑप्शन क्या होगा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, 2 ऑप्शन में दिया गया है, और तीसरे का पहला होगा, तो केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना, देश दिया गया है, उनके साथ राजधानियों से मिलान करना है। पूछा है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है दोस्तों, अबू धाबी है। किसके साथ जाएगा, तो अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। चिली की बात करें, चिली की राजधानी जो है सेंटियागो है। और मोरक्को की राजधानी रबात है। क्या आंसर होगा, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा। किस ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। किस भारतीय राज्य की सीमा जो है भूटान के साथ साझा नहीं करता है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, मेघालय जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, मेघालय जो होगा आपका भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य भारत का है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। असम है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा राज्य है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है अगरतला।
अगरतला किसकी राजधानी है? तो अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया कि लोकप्रिय नृत्य जो है विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? विदेशिया का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से है। पूछा जा रहा है विदेशिया का, तो विदेशिया का जो संबंध है दोस्तों, लोकप्रिय नृत्य है, यह बिहार राज्य से इसका संबंध है। ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा। गोल्डन पांडा पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पांचवा। इसमें पूछा गया है, प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को, 2 जून को मनाया जाता है। पूछा गया है विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है यह आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने छठवां पूछा जा रहा है कि ADB एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यह हमसे पूछा गया है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1966 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है, किसको गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? जैसलमेर है, जोधपुर है, बूंदी है, डूरंडपुर है। जिसका सही आंसर जो होगा, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। किसे? जैसलमेर को जो है गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। कह रहा है विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम है, या डॉक्टर इंदु आनंद है, अरुणिमा सिन्हा है, या फिर राजदीप सरदेसाई है? तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है? कम से कम कितना होना चाहिए कुछ सदस्यों की संख्या का, तभी जो है लोकसभा की बैठक होती है? 1/3 भाग, 1/5, 1/11, 1/10। तो कोरम के लिए कुल सदस्यों की संख्या जो होती है 1/10 भाग। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत जो कहा जाता है दोस्तों, किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह है, PV नरसिम्हा राव है, डॉक्टर विमल जालान है, या फिर डॉक्टर जो है P चिदम्बरम है। तो अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने 11 नंबर का। इसमें पूछा गया कि भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है समीक्षा प्रकाशित करता है, भारतीय आर्थिक समीक्षा कौन प्रकाशित करता है? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? तो भारतीय आर्थिक समीक्षा का जो प्रकाशित किया जाता है यह किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि CRR का संक्षिप्त रूप क्या है? CRR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हिंदी में कहा जाता है नकद आरक्षित अनुपात। क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में, कानपुर में। तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी यह पंतनगर में हुई थी। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, या भारत का वित्त सचिव? तो योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं यह होते हैं दोस्तों आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है वायु दाब को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? वायु दाब को मापने के लिए उसके यंत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? बैरोमीटर से जो है वायु दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि घुटनों का जोड़ को होता है, घुटनों का जोड़ जो होता है उसे क्या कहा जाता है? धुरी संधि, कोर संधि, कंदुक खल्लिका संधि या विसर्पण संधि कहा जाता है। तो घुटनों का जोड़ जो होता है उसे कोर संधि होता है, घुटनों का जोड़ कोर संधि होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है, 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, बड़ी आंत है, छाती है, अग्नाशय है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है दोस्तों यह होती है अग्नाशय। ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है अग्नाशय होती है। पहले स्थान पर आता है कि यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा अंग है, दूसरे नंबर पर आपका आता है अग्नाशय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 18 नंबर का, कह रहा है कि सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? सोल्डर जो है किन दो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? जिंक और सीसा, जस्ता और तांबा, टिन और जस्ता या फिर टिन और सीसा। तो पूछा जा रहा है सोल्डर, तो सोल्डर जो बनाया जाता है दो धातुओं के मिलान से, इसमें मिलाया जाता है आपकी कौन कौन सी धातु होती हैं? तो यह है आपकी टिन और सीसा के मिश्रण से आपका बनाया जाता है सोल्डर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है कि फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होती है? फार्मिक एसिड की बात किया जा रहा है, तो फार्मिक एसिड जो उत्पन्न होती है यह होती है लाल चींटी से। किसे? लाल चींटी से। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, इसमें पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 है, 38 है, 40 है, 36 है। तो इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके तहत आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर यही बात करें आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं तो आप 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है, 39 में, 37 में, 40 में। तो अनुच्छेद जो है 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 46 है, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 44? जिसका सही आंसर जो होगा समान नागरिक संहिता से संबंधित है आपका अनुच्छेद 44। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है दोस्तों किसके द्वारा? संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? तो जो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है दोस्तों यह हुआ है आपका संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा, संसदीय कानून द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है 24 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। वह कौन जो न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ जो है महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था? जस्टिस वी रामास्वामी है या फिर जस्टिस सुब्बा राव है, जस्टिस महाजन है या फिर जस्टिस आपके हैं वीर स्वामी हैं? तो किसके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था दोस्तों, प्रस्ताव पेश किया गया था? यह थे आपके जस्टिस वी रामास्वामी थे। ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है 25 नंबर की, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942 को? पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था यह किया गया था आपका 9 अगस्त 1942 को किया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और इसी में महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे और इसी के जो है ऑपरेशन 0 आवर चला के बड़े बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 1903 में कह रहा है 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? 1903 में महात्मा गांधी जो है
किस अखबार की स्थापना किए थे? यंग इंडिया, नवजीवन की, स्वराज हिंद की या इंडियन ओपिनियन की स्थापना किए थे? पूछा गया कि 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस अखबार की स्थापना किए थे? यह किए थे इंडियन ओपिनियन की। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? सबसे पहले इनमें से कौन सी घटना घटी थी? दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च की घटना कब है दोस्तों? दांडी मार्च जो है आपका 1930 में था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। बात करें साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ था यह 1928 में था। 1928 में साइमन कमीशन आया था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था यह 1931 में हुआ था। तो अब इसमें हमसे पूछा था कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी, तो सबसे पहले कौन सी घटना घटी होगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा कौन सी घटना होगी? इसका सही आंसर होगा 1928 की घटना। 1928 में कौन सी घटना हुई थी? तो साइमन कमीशन का आगमन हुआ था 1928 में। तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या 1909 के तहत? तो यह बात की गई है दोस्तों आपके इसमें किया गया है 1861 में। इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है गवर्नर जनरल को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, फिर उसके बाद उत्तर देना है। चलिए इसमें पहला है ऑप्शन, इसमें कह रहा है कि हावड़ा षड्यंत्र केस के जो नायक थे वह कौन थे? हावड़ा षड्यंत्र केस के नायक कौन व्यक्ति थे? तो यह थे आपके दोस्तों जतींद्रनाथ, कौन थे? जतींद्रनाथ मुखर्जी थे। और लाहौर षड्यंत्र केस के जो नायक थे यह थे कौन थे? लाहौर षड्यंत्र के राजगुरु थे। दिल्ली षड्यंत्र की बात की जा रही है तो मास्टर अमीर चंद्र थे, जिसे अमीर चंद भी कहा जाता है। अलीपुर षड्यंत्र की बात करें तो अरविंद घोष थे। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में दिया गया है? पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा ऑप्शन सी में दिया गया। तो हमारा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि महान अशोक किस वंश का शासक था? जो महान अशोक, सम्राट अशोक है, वह किस वंश का उसका संबंध है? मेवाड़ से था, मुगल से था, मौर्य से था या फिर पेशवा से संबंध था उसका? तो सम्राट अशोक की बात की जा रही है तो यह मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, मौर्य वंश से। और इस जो सम्राट अशोक को जाना जाता है 261 में एक कलिंग का युद्ध हुआ था, उसके लिए यह प्रसिद्ध था। उसके बाद यह जो है युद्ध को त्याग दिया, उसके बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। पूछा गया है कि वह एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? कौन एकमात्र वायसराय था जिनकी हत्या जो है भारत में ही हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक था या फिर लॉर्ड एनलबरो था या फिर लॉर्ड मेयो था? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर जो लॉर्ड मेयो है, इसकी हत्या जो है भारत में ही हुई थी। ठीक है, भारत में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोध गया, वाराणसी, लुम्बिनी में? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यह बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें भी मिलान करना दोस्तों, कुछ शासक दिए गए हैं उनके मकबरों के साथ मिलान करना। उनका मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा दोस्तों सभी को पता है काबुल में है। अकबर की बात की जाए तो अकबर का सिकंदराबाद में है। जहांगीर का जो है दोस्तों लाहौर में, और शाहजहां की जो है आगरा में स्थित है इसका मकबरा। तो मिलान करना, पहले का दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा और पहले का क्या है? पहले का दोस्तों तीसरा दिया गया है और दूसरे का चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा केवल ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने। 34 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाने वाला कौन व्यक्ति है, कौन शासक है? कुमारगुप्त प्रथम है, हर्ष है, धर्मपाल है, विजयसेन है? तो सोमपुर में महाविहार की निर्माण करने वाला जो शासक है दोस्तों यह है धर्मपाल। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। 35 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा होने का कारण क्या है दोस्तों? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, चक्रवाती
अवदाब के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, या फिर निवर्तनी मानसून के कारण होती है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन में जो मौसम वर्षा होती है ठंडी के मौसम में, वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर का। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का भी है और विश्व का सब नंबर 1 पर है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह कहाँ है, कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा केबुल लामजाओ। कौन है? केबुल लामजाओ। और कहाँ है दोस्तों? यह मणिपुर में है, केबुल लामजाओ। ठीक है दोस्तों, लोकटक झील पर बना है। विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर राज्य में स्थित है। 37 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? पुलिकट है, लोकटक है, वूलर है, चिल्का झील है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कौन सी झील है? यह आपकी चिल्का झील है। कौन है? चिल्का झील। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके सामने। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात की जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है दोस्तों, यह आपका तिब्बती पठार है। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया कि किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है? कोयले का सर्वोच्च भंडार किस देश में है? इसका सही आंसर होगा यूएसए में है। कहाँ है? यूएसए में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। 40 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। मिलान करना है, इसमें देश दिया गया है, उनकी मुद्राओं के साथ मिलान करना है। तुर्कीये की मुद्रा की बात करें, तुर्कीये की मुद्रा जो है दोस्तों, तुर्कीये की मुद्रा जो है यह लीरा है। क्या है? लीरा है। वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला की जो मुद्रा है जो है बोलीवर है। और संयुक्त अरब अमीरात की बात किया जाए तो संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है दिरहम है। क्या है? दिरहम। आर्मेनिया की बात करें तो आर्मेनियाई ड्रैम है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा। 2 3 4 क्रमगत से रहेंगे। 2 3 4 केवल ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है, इनमें से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? इनमें से कौन भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? सिक्किम है, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड। तो किस राज्य की सीमा जो है किसके नेपाल के साथ नहीं लगती है? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, असम की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। इसमें पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों से वो जो है अपना पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल किससे सीमा साझा करता है? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से। तो इनमें से दोस्तों 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, एक देश से सीमा साझा नहीं करता, वह है आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान इधर पूर्व पश्चिम में है और पश्चिम बंगाल आपका पूर्व में है, इसलिए सीमा साझा नहीं करता, काफ़ी दूरी पर है। चलिए बाकी आपके बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तीनों से सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि फुलकारी, कंथा, चिकनकारी किसके लिए प्रसिद्ध रूप हैं दोस्तों? किसके लिए प्रसिद्ध हैं? नृत्य के लिए हैं, चित्रकारी के लिए हैं, संगीत के लिए, या फिर कढ़ाई के लिए हैं? तो जो है फुलकारी और कांथा, चिकनकारी, ये सब जो है कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं। किसके हैं? कढ़ाई के प्रसिद्ध रूप हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय जो पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के, पत्रकारिता के, चिकित्सा में, या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय की बात किया जाए तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नहीं सॉरी दोस्तों, बीसी राय की बात किया जा रहा है तो बीसी राय आपका है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बीसी राय किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है हमसे पूछा गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय कृषि दिवस, या फिर राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस? तो पूछा गया है कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को जो मनाया जाता है दोस्तों, यह राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 6वां पूछा गया है। निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? मानवाधिकार से है, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से है, वन संरक्षण से है, या पशु अधिकार से है? तो एमनेस्टी जो है इंटरनेशनल संबंधित है, यह आपका मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है।
उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। कितने प्रतिनिधित्व कहाँ से आते हैं, किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश में कितने प्रतिनिधित्व आते हैं? इसमें आते हैं दोस्तों आपके कितने आते हैं, ये आते हैं 25। और तमिलनाडु की बात किया जाए तो तमिलनाडु में आते हैं आपके 39। महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में केवल 48 आते हैं। छत्तीसगढ़ की बात किया जा रहा है तो इसमें 11 आते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 आते हैं। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? टोटल नहीं, इसमें मिलान पहले का किसका हो गया, पहले का तीसरे के साथ जाएगा, दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, ऑप्शन डी में दिया है दोस्तों, पहले का तीसरा दूसरे का चौथा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें 8 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा या फिर डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय संस्था जारी करता है? राष्ट्रीय आय का आंकड़ा जो है कौन सी संस्था जारी करती है? एनएसओ, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय या उपयुक्त में से एक से भी अधिक है? इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन लगाते हैं दोस्तों, कौन संस्था है? इसके लगाने वाली जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा लगाती है एनएसओ है। कौन है? एनएसओ है, एनएसओ है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर किसके अनुसार मापा जाता है? अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है किसके अनुसार मापी जाती है? राष्ट्रीय आय के, मासिक के पारिवारिक आय से, या गरीबी रेखा के ऊपर उठाए गए लोगों की संख्या, या फिर औद्योगिक विकास से? अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर किसके अनुसार मापा जाता है? तो यह मापा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय आय के अनुसार। अर्थव्यवस्था की वृद्धि जो है राष्ट्रीय आय के अनुसार मापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था? मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था? यह किया गया था आपका दोस्तों 2016 में। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ हुआ था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरुआत की गई थी? नवंबर 2012 में, सितंबर 2014 में, जनवरी 2014 या फिर सितंबर 2016 में किया गया था? मेक इन इंडिया की बात की जा रही है तो मेक इन इंडिया जो है आपका दोस्तों सितंबर 2014 में शुरुआत किया गया था। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही है। 12 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा क्या था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या नारा दिया गया था? तो इसका प्रमुख नारा जो था दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना की, भोजन, काम और उत्पादकता। यह जो 7वीं पंचवर्षीय का योजना का नारा था, भोजन, काम और उत्पादकता। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है कि कह रहा है कि बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? बर्फ को बुरादे से ढक दिया जाता है तो वह क्यों पिघलती नहीं है? किसके कारण? बुरादा हवा को बर्फ तक नहीं जाने देता है, बुरादा पानी को सोख लेता है, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, बुरादा उष्मा का सुचालक होता है। तो जो बर्फ नहीं पिघल पाती है क्योंकि जो बुरादा होता है उष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है, इसलिए बर्फ पिघल नहीं पाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हृदय के संकुचन को भी कहते हैं, हृदय के संकुचन को और क्या कहा जाता है? सिस्टोल कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है, या फिर डायस्टोल कहा जाता है, ल्यूब कहा जाता है? तो हृदय के संकुचन को जो कहा जाता है दोस्तों यह कहा जाता है सिस्टोल। हृदय के संकुचन को सिस्टोल भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है? एड्स फैलाने के लिए कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है दोस्तों? विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों एड्स फैलाने के लिए विषाणु जिम्मेदार होते हैं। क्या? विषाणु, ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 16 नंबर का, इसमें पूछा गया कि समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? इसका सही आंसर जो क्या होगा दोस्तों? भिन्न इसमें नहीं होता है। इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प जो है पदार्थ और उस पदार्थ में मौजूद अम्ल के बारे में सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? संतरा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सिरका में एसिटिक अम्ल भी सही है। और टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन नींबू में जो है लैक्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो हमारा क्या होगा? पहला वाला गलत बताया गया है। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग जो है 4A में अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं? वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, 10 है, 12 है, 9 है? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वर्तमान समय में 11 है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है?
जो है कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद, पहले देख लीजिए, अनुच्छेद 45 दिया गया है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 38 है। तो जो है एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जो अनुच्छेद बताता है यह आपका है अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 कहता है कल्याण को जो है लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किससे देते हैं? उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष लोकसभा को या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति जो अपना इस्तीफा देते हैं यह उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? कह रहा कि केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों से निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं या फिर वित्त आयोग है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होता है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन है? भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन है? मद्रास है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता? तो पहला स्थापित जो उच्च न्यायालय है दोस्तों यह आपका कलकत्ता है। कौन है? कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पहले स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? मोहन सिंह थे, प्रीतम सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे या शाहनवाज खान थे? तो आज़ाद हिंद फौज के जो प्रथम सेनापति थे यह सोहन सिंह थे। कौन थे? सोहन सिंह। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी जो है अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महादेव देसाई को, दयानंद सरस्वती को, आचार्य नरेंद्र देव को या फिर गोपाल कृष्ण गोखले को? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार कीजिए। किन घटनाओं पर विचार करना है दोस्तों? फिर आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस घटनाओं का सही काल क्रमानुसार सेट करना है। चलिए इसमें हमें बताना है कि कौन सी घटना कब घटी थी, उसको फिर क्रम से लगाना है। इसमें पूछा रहा है कि कौन सी घटना कब घटी थी। बात करें तो गांधी इरविन समझौता जो है यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था दोस्तों 31 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 29 से 31 मार्च के बीच में हुआ था। 29-31 मार्च के 1931 में ही हुआ था। ठीक है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 की ही घटना है। अब बात कर रहा है पूना समझौता। पूना समझौता जो है दोस्तों यह 1932 की घटना है। कब की है? 1932 की। तो सबसे पहले इनमें से किसको रखा जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले जो है, तो कौन पहले स्थान पे किसे रखा जाएगा? तो पहले स्थान पर रख दीजिए आप 5 मार्च जो 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है, तो पहले पे इसको रखा जाएगा। दूसरे पे क्या होता है? 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी, तो दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, भगत सिंह को। अब फिर कह रहा है तीसरा वाला दूसरे नंबर पे आएगा। यह जो है पहला वाला पहले स्थान पर आएगा, उसके बाद जो है तीसरा वाला आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद जो है 23 मार्च के बाद 1900 जो है या 29 से 31 के बीच में हुआ था आपका कराची अधिवेशन, तो आएगा दूसरा वाला। 3 1 3 2 हो गए और लास्ट में आएगा आपका 4। तो 13-24 किस ऑप्शन में दिया गया है इसको देख लेते हैं। 13-24 किस में दिया है? तो यह दिया है आपके ऑप्शन डी वाले में, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि किस अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? किस अधिनियम को मांटेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। तो मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। इसे जो है मांटेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है प्रारंभ किसने किए थे? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना या प्रारंभ करने वाले कौन व्यक्ति हैं? एनी बेसेंट हैं, बीजी तिलक हैं, एम के गांधी हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं।
तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हैं यह श्यामजी कृष्णन है। कौन है? श्यामजी कृष्णा वर्मा है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को जो है अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया था? 1829 ईस्वी में कौन सा गवर्नर जनरल था जो सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए उसे समाप्त कर दिया था? तो उसमें गवर्नर जनरल था दोस्तों, यह था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन दूसरा वाला हमारा बिल्कुल सही होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 29 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है कि वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करना है। तो महत्वपूर्ण सबसे पहले कौन थे? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पहले कौन थे? अग्नि थे, फिर उसके बाद इंद्र, तब लास्ट में सोम आते हैं। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, कह रहा कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? बौद्ध धर्म की पहली संगीतियाँ कहाँ आयोजित की गई थी? जो बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई थी और पहली संगीति कहाँ हुई थी, यह हमसे पूछा गया। पहली हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी आपकी पहली दोस्तों एक मिनट पहली आपकी राजगृह में हुई थी। ठीक है, पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो हमसे पहली पूछी गई थी प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, यह हुआ था राजगृह में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है? तो रजत सिक्के जारी करने वाला दोस्तों यह है आपका शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? दीवान मुस्तखराज की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था। ठीक है, और दीवान अमीर कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। दीवान खैरात की बात करें फिरोज शाह तुगलक, यह भी बात सही गई। दीवान रियासत बलबन, यह गलत दिया गया। दीवान रियासत जो है अलाउद्दीन खिलजी से ही संबंधित है, तो बलबन नहीं होगा यहाँ। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी वाले में हमारी गलती बताई गई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के मौसम के सभी परिवर्तन जो हैं किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? ऊंचाई के, सूर्य के, ज्वार के, चंद्रमा के कारण होते हैं। तो पृथ्वी के मौसम की सभी परिवर्तन जो होते हैं यह होते हैं सूर्य के कारण होते हैं। किसके कारण? सूर्य के कारण। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 34 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य नाम से एक समुद्री अभ्यारण्य है? गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? किस राज्य में? तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, केरल में, गोवा में। तो गहिरमाथा की बात किया जा रहा है तो यह दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है। गहिरमाथा कहाँ है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि हिंद महासागर का आकार कैसा है? हिंद महासागर का आकार कैसा है? लगभग वृत्ताकार है, या फिर यस आकार का है, लगभग त्रिभुजाकार है, या इनमें से कोई नहीं? तो हिंद महासागर की बात की जा रही है दोस्तों, तो हिंद महासागर जो है त्रिभुजाकार है, लगभग जो है त्रिभुजाकार में है। और यहीं यस आकार की बात किया जाए तो यस आकार जो है अटलांटिक महासागर। कौन है? अटलांटिक का। चलिए अगला प्रश्न है देख लेते हैं 36 नंबर का। इसमें पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन है? कालाहारी मरुस्थल है, या फिर आटाकामा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल है? तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल जो है यह सहारा का मरुस्थल है। कौन है? सहारा का मरुस्थल। इसमें पूछा जा रहा है कि संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है? संसार में स्वर्ण उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा, रूस, चीन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पहले स्थान पर है आपका चीन, पहले स्थान पर चीन है। अगर दूसरे स्थान की बात किया जाए, दूसरे पाता है रूस, तीसरे पाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा गया है 38 नंबर का, कह रहा कि भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है? भोजताल जो है यह किस राज्य में स्थित है जिसे पहले जो है बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है? तो भोजताल आपका स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, राज्य दी गई हैं उनके साथ राजधानियों के मिलान करना है। हरियाणा की राजधानी की बात करें तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है दोस्तों, और उत्तराखंड की देहरादून है।
तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, किस ऑप्शन में दिया गया? पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। तो ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अब इसमें देश दिया गया है, देश की राजधानी के साथ मिलान करना है। सूडान की राजधानी क्या है? सूडान की राजधानी खार्तूम है। मालदीव की माले है। बुल्गारिया की सोफिया है। स्वीडन की स्टॉकहोम है। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा ऑप्शन पहले में ही दिया है हमारा। चलिए अब जा रहा है, इसमें है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा जो है उसे क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, मैगिनाट रेखा, रेड क्लिफ रेखा, सर क्रीक कहा जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा खींची गई है, यह रेखा जो है रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? रेड क्लिफ के नाम से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है आपके सामने। इसमें है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करते? कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दिल्ली अपनी सीमा साझा किस राज्य से करता है? हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो होगा, दिल्ली जो है अपनी सीमा हरियाणा के साथ साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा गया है, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि घूम जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो नहीं, पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी की हिमाचल प्रदेश, रूमटेक सिक्किम बिल्कुल सही, तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में, हमारा पहला ही ऑप्शन जो है गलत बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चौथा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो है उसे किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 1972 में, 1978, 1970 या 1975 में। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम जो लागू किया गया था, यह लागू किया गया था 1972 में। ठीक है, कब? 1972 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को, 14 मार्च को, 2 अक्टूबर को या फिर 14 सितंबर को? तो हिंदी दिवस की बात किया है, तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को। अगर बात किया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप इसको कमेंट करके बताइए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है, मुंबई में, पुणे में, कोलकाता में। तो शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय जो है यह आपका दोस्तों स्थित है आपके नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो है हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? हैवलॉक जो द्वीप है यह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, लक्षद्वीप में है, केरल में या फिर गोवा में है? हैवलॉक जो द्वीप है दोस्तों यह स्थित है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन पहले में हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है आपके सामने आठवां। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से आर के नारायण द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? स्वामी एंड फ्रेंड्स या फिर मालगुडी डेज, जंगल बुक, द गाइड। इनमें से आर के नारायण द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई है यह है आपकी जंगल बुक, जो है आर के नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का, लोकसभा का, विधानसभा का या विधान परिषद का? तो किस सभा का जो अध्यक्ष होता है उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उसके सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर पूंजीवादी और समाजवादी दोनों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है या पूंजीवादी रखता है। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 12 नंबर का। कह रहा है कि जीएसटी क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है या फिर एक अप्रत्यक्ष कर है, एक कारपोरेट टैक्स है या फिर एक नगर निकाय कर है? तो जीएसटी की बात किया जाए तो जीएसटी जो है दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्टली टैक्स है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे कहा जाता है सिडबी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है?
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? गाजियाबाद में, लखनऊ में, कानपुर या फिर नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ में स्थित है सिडबी का मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? जो हजीरा उर्वरक कारखाना है किस पर आधारित है? पेट्रोलियम पर, प्राकृतिक गैस पर या फिर नेफ्था पर या फिर कोल पर स्थित है? तो हजीरा उर्वरक जो कारखाना है दोस्तों, यह आपके स्थित है प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 14 नंबर का देखते हैं। इसमें मिलान करना है, बात कर लेते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए कूट का सही चयन उत्तर कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। तो पहला कह रहा है पंचवर्षीय योजना दिया गया है, उनके प्रत्युष जो विकास मॉडल था किस मॉडल पर आधारित थी? बात किया जाए पहली पंचवर्षीय योजना, किसमें पहली पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना इसमें कह रहा है कि किस मॉडल पर आधारित थी? तो सभी को पता होगा, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है दोस्तों, यह महान मॉडल पर आधारित थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, पहले से मिलेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा किस ऑप्शन में दिया गया? पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा ऑप्शन बी में हमारा दिया गया, तो बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का या फिर अल्पतम विपथी लेंस का या फिर सिलिड्रिकल लेंस का? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहते हैं व्यक्ति, उनकी दृष्टि सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि किस रक्त समूह को सर्वाग्रही कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये बी पॉजिटिव या फिर ओ माइनस। तो सर्वग्राही जो कहा जाता है, यह कहा जाता है आपके दोस्तों ऑप्शन सी को कहा जाता है। ए बी पॉजिटिव दोनों हैं, इन्हें कहा जाता है सर्वग्राही रक्त कहा जाता है, ब्लड। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 17 नंबर का, इसमें पूछा गया है सुमेलित करना है। चलिए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित करना है। कह रहा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस कहा जाता है, यह माइट्रोकांड्रिया का कहा जाता है, ठीक है। पहला का दूसरे के साथ मिलन होगा। और फिर अगला कह रहा है, ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है? कोशिका की रसोई किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह प्लास्टिड को कहा जाता है। और कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की जो आत्मघाती थैली है वह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है आपके लाइसोसोम को जो है कहा जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली है। बाकी कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है न्यूक्लियस को। तो ऑप्शन क्या होगा? पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा इसमें नहीं दिया, गलत होगा। तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 18 नंबर का, कह रहा कि विस्कोस फाइबर से प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर से क्या प्राप्त किया जाता है? सेलुलोज, कोयला, तेल या फिर पेट्रो रसायन? तो विस्कोस फाइबर से जो प्राप्त किया जाता है, यह प्राप्त किया जाता है दोस्तों सेलुलोज प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस कहते हैं? किस गैस को हास्य गैस कहते हैं इनमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी को पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसे हास्य गैस कहते हैं। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300 ए के तहत एक अधिकार है? 300 ए जो है क्या अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 300 ए में कहा गया संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 से लिया गया है, आपको उसमें मौलिक अधिकार में दिया गया तो वहाँ से हटाकर 300 ए में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार जो है किससे संबंधित है? यह कानूनी अधिकार हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 21 नंबर का, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक संस्था या फिर कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 49 या फिर 149, 351, 355? इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि स्मारक और ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करने के लिए राज्य का दायित्व होगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 22 नंबर का। भारतीय संविधान के अनुसार जो है आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको दिया गया है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायमूर्ति को या फिर संसद को दिया गया है? आपात स्थिति घोषित करने का जो अधिकार दिया गया है यह दिया गया है राष्ट्रपति को। किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है इसकी स्थापना का समर्थन किया था दोस्तों? इसकी स्थापना का समर्थन कौन सा आयोग किया था? पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राधाकृष्णन आयोग या फिर मेली आयोग किया था? तो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है जो, तो इसका समर्थन जो किया था सरकारिया आयोग जो है इसका समर्थन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान के भाग 9 का में नगर पालिकाएं जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा जो है 9 के का में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था? 74वां संवैधानिक संशोधन या फिर 42वां, 39वां या फिर 10वां संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग 9 के का में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 25 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? कौन व्यक्ति किए थे दोस्तों? भूला भाई देसाई थे, कैलाश नाथ काटजू थे, सर तेज बहादुर सप्रू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जो लाल किले मुकदमे में पैरवी कर रहे थे, वकीलों की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय, वह थे आपके दोस्तों कौन थे? भूला भाई देसाई थे। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 26 नंबर का है। ठीक, कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? क्या है कालक्रम दोस्तों? इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले कौन सी घटना घटी थी महात्मा गांधी के बारे में बताया गया था? तो पहले जो है महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह करते हैं जो कि 1917 में किए थे। ठीक है, उसके बाद जो है यह किए अहमदाबाद मिल हड़ताल, दूसरे नंबर पर यह आएगा। और तीसरे नंबर की बात किया जाए तो तीसरे नंबर पर आता है खेड़ा और चौथे नंबर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन जो होगा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है कि किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया था? कौन नेता थे जो CR का सूत्र दिए थे? CR दास थे, तिलक थे, C राजगोपालाचारी थे या महात्मा गांधी थे? तो CR सूत्र दिए थे यह व्यक्ति थे आपके कौन थे? C राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? कहाँ के थे राजा महेंद्र प्रताप दोस्तों? अफगानिस्तान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, तुर्की में थे। तो यह दोस्तों जो राजा महेंद्र प्रताप थे दोस्तों यह थे आपके कहाँ के? अफगानिस्तान से थे। कहाँ से? अफगानिस्तान में। चलिए अगला प्रश्न है 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? कर्जन द्वारा, कार्नवालिस द्वारा, क्लाइव द्वारा या फिर क्लिंट द्वारा शुरू की गई थी? तो 1793 ईस्वी में जो है जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी यह किया गया था आपके कार्नवालिस द्वारा जो है जमींदारी प्रणाली को शुरू किया था कार्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि त्रिपिटक किस धर्म का जो है पवित्र पुस्तक है? त्रिपिटक जो है किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन में आपके दिया है सिख धर्म का है, जीव धर्म का है, बौद्ध धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो यह आपका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक है दोस्तों, त्रिपिटक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? कौन व्यक्ति थे दोस्तों 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को एक सेट प्रकाशित किए थे? यह थे आपके दोस्तों कौन व्यक्ति थे? यह थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की है? हुमायूं नामा की रचना कौन की है? बाबर है, हुमायूं है, गुलबदन बेगम है, जहांगीर है? तो हुमायूं नामा की रचना करने वाले जो व्यक्ति हैं यह है आपकी गुलबदन बेगम है। कौन है? हुमायूं नामा की रचना कौन की है? गुलबदन बेगम की है। ऑप्शन जो है सी वाला बिल्कुल सही है। 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 33 नंबर के प्रश्न में पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था
मराठों से हुआ था और एक तरफ कौन व्यक्ति था जिसमें मराठों की हार हुई थी और उस व्यक्ति को जीत हुई थी। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, अफगानों के बीच में हुआ था तीसरा पानीपत का युद्ध, या फिर अंग्रेजों के बीच में, मुगलों के बीच में, या फिर रोहिलों के बीच में हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था अफगान और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें से मराठा जो है बुरी तरह से हारे थे और अफगान विजयी रहे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है किन शहरों को जोड़ती है? विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन जो है किन शहरों को जोड़ती है? न्यूयॉर्क तथा सिएटल को, या लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक को, तिरुवनंतपुरम एवं गुवाहाटी को, पर्थ एवं सिडनी को। तो सबसे लंबी रेल लाइन की बात किया जाए दोस्तों तो सबसे लंबी रेल लाइन है आपकी लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही बताया गया है? कौन सा जोड़ा सही बताया गया है? गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में है? नहीं, गिर है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। और बात किया जाए आपके, कह रहा है कि रणथंभौर महाराष्ट्र में है, तो रणथंभौर महाराष्ट्र में नहीं है, यह है आपके राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। केबुल लामजाओ आपका मणिपुर में है। यह हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है कि राष्ट्रीय उद्यान और उसके साथ कहाँ स्थित है, यह बिल्कुल सही बताया गया है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा बिल्कुल सही है। चलिए 36 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है स्वेज नहर किसको मिलाती है? स्वेज नहर जो है किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर को अरब सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से, अरब सागर को भूमध्य सागर से, या उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो स्वेज नहर की बात पूछा जा रहा है, तो स्वेज नहर जो है यह आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो स्वेज नहर है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। चलिए 37 नंबर का आपका प्रश्न है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड जो बांध है यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो हीराकुंड बांध की बात की जा रही है, तो हीराकुंड बांध जो है आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है, महानदी नदी पर। किसमें? महानदी पे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर का, देखते हैं 38 नंबर का। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है, एक मिनट, कह रहा है कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? किस स्थान का मानक समय जो है निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा का, अक्षांश रेखा का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का, या प्रधान मध्याह्न रेखा का। तो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने के लिए दोस्तों उसका जो उत्तरदायित्व होता है यह आपका होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? 1947 में बंगाल के विभाजन से है, 1905 के बंगाल विभाजन से है, 1921 के असहयोग आंदोलन से है, या 1947 में पंजाब के विभाजन से। तो स्वदेशी आंदोलन की बात की जा रही है, तो स्वदेशी आंदोलन जो संबंध है दोस्तों इसका सही संबंध हो जाएगा 1905 के बंगाल विभाजन से इसका संबंध है। स्वदेशी आंदोलन इसी में बताया गया था कि स्वदेशी वस्तुओं का अपना उपयोग करें, तो इसी में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, कुछ देश दिए गए हैं उनकी राजधानियों के साथ मिलान करना है। ठीक है, चलिए मिलान करते हैं। तो इसमें पूछा गया है आपका, एक मिनट, ठीक है, कह रहा है कि जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी क्या है दोस्तों? जॉर्जिया की बात किया जाए तो इसकी राजधानी तिबिलिसी है। स्विट्जरलैंड की बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। घाना की बात किया जाए, घाना की राजधानी क्या है? तो घाना की राजधानी अक्रा है। और यमन की राजधानी साना है। तो कौन सा होगा पहले का तीसरा दूसरे का पहला? पहले का तीसरा दूसरे का पहला ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा जो है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए आपसे मिलते